मेरे ख्याल में केस स्टडी शुरू करनी थी ना आज, कुछ याद है? कोई नहीं, लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था? डिस्कनेक्टेड, ठीक है, केस स्टडी है। अच्छा, बेसिकली केस स्टडी हम लोग जो शुरू करेंगे वो है स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। सामने नाम लिखा हुआ है आपके पास कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है, बस ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल वगैरह। कुछ चीज़ें मैं एज्यूम करूँगा ड्यूरिंग केस स्टडी। पहली चीज़ क्या लिखी हुई है? मेन फोकस इज ऑन स्टॉक, ठीक है ना। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ स्टॉक के ऊपर, मतलब कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, रिमेनिंग स्टॉक क्या था, मेन फोकस इस पे होगा। सेकेंड नंबर पे, क्योंकि अगर स्टॉक मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकती है। क्रेडिट मीन्स कि उधार पे सेल हो सकती है, उधार पे परचेज, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं टैकल नहीं करूँगा, जस्ट हम बहुत सिंपल सी बनाएंगे, आपको आइडिया हो जाए। नो सेल्स और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, कुछ आइडिया है? आप जाते हो मेडिसिन परचेज करते हो, ठीक है, आप वापस जाते हो, कहते हो यार ये यूज़ नहीं हुई, इसको वापस ले लो, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर के लिहाज से वो क्या चीज़ है? सेल्स रिटर्न, कि आपने जो चीज़ सेल की थी वो आपने वापस रिटर्न कर ली। अगेन क्योंकि काफ़ी टफ हो जाता है काम, इसको भी हम डील नहीं करेंगे, ठीक है। एज्यूम कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, आर्किटेक्चर को मिक्स यूज़ करेंगे। ADO.NET का जो आर्किटेक्चर है वो हम मिक्स यूज़ करेंगे। कुछ लोकेशंस पे मैं कनेक्टेड यूज़ करूँगा, कुछ पे मैं डिसकनेक्टेड को यूज़ करूँगा, ठीक है। अगेन मैंने आपको क्या बोला था, असल अप्रोच क्या होता है, बेटर अप्रोच, कि आप किसी एक आर्किटेक्चर को यूटिलाइज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने कुछ जगहों पे कनेक्टेड यूज़ किया है, मैं आपको वहाँ पे रीज़न दूंगा, एक वैलिड रीज़न होगी, ठीक है। कुछ जगहों पे मैं कहता हूँ मैंने डिसकनेक्टेड यूज़ किया, ठीक होगी बात, तो क्यों यूज़ किया मैं वहाँ पे आपको वैलिड रीजंस बताऊंगा, ठीक है ना। इस वजह से आप लोग मिक्स कर लो, अदरवाइज आपने मिक्स नहीं करना होता, ठीक है। जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर होगा, मैं ये सपोज करूंगा, ठीक है। इसमें हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम लोग एक नई चीज़ को स्टडी करेंगे जो है बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर। क्लियर होगी बात? क्या होता है, क्यों होता है, इसको कुछ टाइम बाद हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने वेब में देखा वो DLL फाइल्स का पता है, C# में क्या होती हैं, कंफर्म? बस ठीक है, नहीं पता, ठीक है, इसको हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है, 3 लेयर को। कुछ एजम्पशंस हैं जो मैं ड्यूरिंग लेक्चर जब हम लोग केस स्टडी कर रहे होंगे तो आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं थी तो मैंने जस्ट इतनी लिख दी है, ठीक होगी बात। एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं तो आप कहते हो यार यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो इस तरह होना चाहिए, तो हम रन टाइम पे वो डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, ठीक होगी बात। तो फिक्स चीज़ें नहीं होंगी, कुछ assumption हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। तो अगर आपको केस स्टडी समझ आ गई तो इस कोर्स का मकसद पूरा हो जाएगा। नहीं केस स्टडी समझ आई या आपको लगा कि बहुत मुश्किल काम है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि दोबारा एक दफ़ा समझ गए हो, कोर्स को थोड़ा सा रिपीट कर लो, मतलब नहीं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे कर लो। पेपर में तो माशाल्लाह सारे मास्टर बने हुए थे। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स है, जब आप केस स्टडी खत्म कर लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप लोग जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं या कल को आप कोई खुद प्रोजेक्ट बना के सेल करना चाहते हो तो आप वो इजीली इस चीज़ में सीख जाओगे केस स्टडी में, ठीक है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स आएंगी, वो हम सब 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। और अगेन हम लोग जो काम करेंगे वो 3 लेयर आर्किटेक्चर के ऊपर करेंगे। जो मार्केट में काम हो रहा है वो 3 लेयर आर्किटेक्चर के ऊपर हो रहा है, चाहे वो वेब है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे कोई और लैंग्वेज है, ठीक है। जो प्रोसीजर जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो है 3 लेयर आर्किटेक्चर, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे। सेकेंड नंबर पे मैंने लिखा हुआ है MDI फॉर्म। जो हम लोग काम करेंगे उसमें कुछ हमारे पास MDI फॉर्म्स होंगे। MDI का किसी को पता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस फॉर्म्स, कुछ आइडिया हो? MDI स्टैंड्स फॉर है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस फॉर्म। ठीक है, कैस्केड हो जाते हैं, ठीक है। और कोई? ए क्या हो जाएगा? कुछ बता रहे थे, वो तो मैंने लिख दिया। वो एक मतलब मेजर फॉर्म होगा ना, उससे डायरेक्ट हो जाएंगे बाकी के। ठीक हो गया। अच्छा, सपोज करो मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, 2 बटन्स लगे हुए हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। फॉर्म 1 क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? वैसे जनरल बात करूं, फॉर्म 1 ओपन हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मेन फॉर्म भी ओपन रहे, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। फॉर्म मेन फॉर्म भी ओपन रहे प्लस आपके पास क्या हो, फॉर्म 1 भी ओपन हो जाए। इसके 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं,
ये जो बॉक्स है आपके पास मेन फॉर्म, या तो ये फॉर्म इसकी बाउंड्री से बाहर ना जाए, एक तरीकेकार ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीकेकार क्या, ये स्टैंड ओपन हो गया, ये इसके ऊपर भी आ सकते हैं, फ्रंट पे भी आ सकते हैं, इसके बैक पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बात एक ये तरीकेकार है, तो हम दोनों को देखेंगे। ये जो अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्म इस फॉर्म में ओपन हो, बाहर ना जा सके, इसकी बाउंड्री से बाहर ना जाए, तो इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, एमडीआई फॉर्म, ठीक है ना। आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या मल्टीपल फॉर्म्स एक इंटरफेस के ऊपर ओपन होती है, ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल काफी ज्यादा ये यूज होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने कितने फॉर्म्स एट ए टाइम स्टडी किए हैं, एक फॉर्म। जो हम एग्जांपल्स कोट करते थे वो जस्ट वन फॉर्म होता था, ठीक है। केस स्टडी में हम लोग क्या चीज देखेंगे, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म्स आप लोग किस तरह ऐड कर सकते हो। लॉगिन फॉर्म है, ओके, लॉगिन होता है, वैलिडेट होता है, कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे फर्दर कौन से फॉर्म्स ओपन हो, किन किन तरीकों से ओपन हो सकते हैं, हम लोग उनको स्टडी करेंगे। फिर कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज और कंट्रोल्स को देखेंगे जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किए हुए। एक प्रॉपर्टी है आपके पास टूल टिप, नाम से जाहिर शायद हो रहा हो, क्या मतलब बताना चाह रहे, टूल टिप, टूल मीन्स कंट्रोल, गुड, जबरदस्त। मैं फॉर एग्जांपल एक बटन लगा हुआ है, मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, जस्ट माउस मूव किया है वहाँ पे, तो मुझे एक बॉक्स आ जाए, कमेंट का बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ आ रहा हो कि ये बटन फलां काम कर रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। रीड ऑनली प्रॉपर्टी और इनेबल्ड प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो वो देख लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोग डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हो। शायद अगर आपने अभी शुरू में देखा, मैंने एक फॉर्म ओपन किया था, आगे आपको शो भी हो जाएगा, तो कैसे आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हो यूजिंग बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़। अगेन मैं जो भी बात करूंगा वो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ की होंगी, ठीक है ना। मतलब आप बिल्ट इन प्रॉपर्टी के जरिए कैसे आप लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। तो जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग सीख सकते हो, डिपेंड करते हैं, ठीक होगी बात ना। डिपेंड किस पे कर रहे हैं, मेरे पे तो नहीं कर रहा, मैं तो कोशिश करूंगा फुल, बाकी आप लोगों पे कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं। आप एक प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, मतलब क्या हो रहा है हम वन बाय वन फॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आपके पास क्या ओपन हुआ, ऑथेंटिकेशन का, लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये चीज़ें आपने वैसे देखी हैं अभी तक जो मैं डिज़ाइन बना के दे रहा था, नहीं देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर तो आपने देखा भाई, ये क्या चीज़ें आ गई हैं, बटन्स के ऊपर बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है ना। बटन के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लग सकता है और एक सिंपल इमेज लग सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड इमेज है, क्या होता है, कैसे होता है, हम एक डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, पिक्चर बॉक्स लगी हुई है, पिक्चर बॉक्स में आप जो भी इमेज को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब आप नोट करो, यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगिन की जगह टिक का बटन दे दिया। सेकंड बटन किस लिए होगा, डस्टबिन, नॉर्मली क्लियर का बटन जो होता है हमारा, ठीक है। और ये आखिरी बटन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस लिए, उड़ा देगा, मीन से क्लोज कर देगा एप्लीकेशन को, ठीक होगी बात ना। तो आज का जो न्यू स्टाइल है वो ऐसा है, या लॉगिन बटन लिखा हुआ आता है या एग्जिट बटन लिखा हुआ होता है, आजकल जो चल रहा है, जो आजकल सॉफ्टवेयर आप देखते हो नए बने हुए, ठीक है, वो ये इस टाइप के पिक्चर्स यूज करते हैं या लिखा हुआ आ रहा होता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो कहीं पे बैंक वगैरह के सॉफ्टवेयर्स की या इस टाइप के, तो उसमें तो लिखा हुआ आ रहा है स्टिल अभी भी। लेकिन अगर आप वैसे जनरल बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस ले लो, वो थोड़ा इंटरेक्टिव चीज़ों पे आ गया। इसमें माउस लाते हो तो आपको बताते हैं दिस इज ओके बटन, ये क्लियर कर देता है, साथ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन कुछ बटन इस टाइप के आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यूजर जब चला रहा होता है तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है बानिस्बत ये कि लॉग इन, क्लोज, क्लियर लिखा हुआ, ठीक है, जब यूजर चला रहा होता है। अगेन आप लोग एक सब्जेक्ट होते हैं, नहीं पढ़ते आप लोग, HCI नाम से, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कलर स्कीम क्या रखनी है आपने, ठीक है, क्यों रखी हुई है आपने, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो हर लैंग्वेज का वो स्पेसिफिक बताते हैं आपको। तो कभी मौका मिले तो इस डिटेल को भी स्टडी कर लेना, HCI रूल्स को, ठीक है। डेस्कटॉप के अलग होते हैं, वेब के अलग होते हैं, एंड्रॉयड के अलग हैं, आईफोन के अलग हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ISO का स्टैंडर्ड है तो उस टाइप के। बहरहाल यहाँ तक बात हो गई। इस फॉर्म पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम मैंने लिख दिए। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की, फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की, टेक्स्ट मीन जो ऊपर सामने लिखा हुआ नजर आए, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी चेंज की, नेम प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, जो बैक एंड पे फॉर्म का नाम है, जो ID आपके पास है। इसके
उसके बाद एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की, सेकंड लास्ट नंबर पर जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे आप पाथ दे देते हो कि कौन सा आपने बैकग्राउंड इमेज देना है, ठीक है ना। इन तीनों पे भी मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है, ठीक है, और ये जो पिक्चर बॉक्स है इस पे भी मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है। क्लियर है। अच्छा, इसके नीचे एक और प्रॉपर्टी देखो लिखी हुई है बैकग्राउंड इमेज लेआउट। इससे क्या मुराद है? एग्जैक्टली मुझे ये बताओ, ये जो पिक्चर है इसका ओरिजिनल साइज इतना ही होगा? नहीं होगा, इसका कोई ना कोई डिफरेंट होगा साइज, ठीक है ना। तो मैंने क्या इसको बोल दिया, बैकग्राउंड इमेज लेआउट को क्या कर दे, स्ट्रेच कर दे। स्ट्रेच मीन्स के ऑटोमेटिकली ये बटन मैं जितना चेंज करता जाऊँ वो ऑटो साइज होता जाए, ऑटो रीसाइज हो जाए, ठीक है। तो वो इसको ये चीज़ कर देते हैं। यहाँ पे आप और क्या क्या रख सकते हो, नन कर सकते हो, क्या मुराद है? मे बी यहाँ पे ये पिक्चर बस इतनी सी आए, ये पिक्चर छोटी हो या पिक्चर बहुत बड़ी हो, कम आ रहा होगा साइज, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इसमें आगे एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगेन हमारा जो फोकस है वो स्ट्रेच के ऊपर है, ठीक है। तो पहला फॉर्म ये है, पहले फॉर्म पे होना क्या चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यूजर नेम दोगे, पासवर्ड दोगे, ठीक होगी बात। लॉगिन का बटन दबाओगे, डेटाबेस में से चेक होगा, वैलिडेट होगा, सक्सेसफुल वैलिडेट होता है तो अगला फॉर्म, अदरवाइज इसी जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। पहला काम ये होगा। क्लियर पे जस्ट एक क्लियर हो जाए, एग्जिट के ऊपर ये एग्जिट हो जाए, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, पासवर्ड पे क्या आना चाहिए, इस फील्ड में क्या आना चाहिए, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड में स्टैटिक या कोई कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल आपको पासवर्ड नजर नहीं आ रहा हो, ये क्या चीज आपको शो हो रही है अंडरलाइन क्यों शो हो रहा है, लेबल के ऊपर क्यों लगाई हुई है, तो लेबल है यूजर नेम। नहीं वो तो बात ठीक है, जैसे हमने अगर आपको याद हो, बटन याद हो, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने जी के साथ उसको क्या किया, एंड का साइन दे दिया %, तो वो आल्ट जी दबाते हैं तो क्या होता है, वो बटन क्लिक हो जाता है, ऐसे ही था। तो ये तो लेबल है, लेबल पे तो मैं वैसे कुछ नहीं कर सकता, क्लिक कर सकता हूँ, ठीक हो गया। सपोज करो मैं यहाँ पे आल्ट यू दबाता हूँ इस केस में, तो क्या होगा, एग्जैक्टली इसके सामने जो भी कंट्रोल आ रहा होगा, इसके बाद आई मीन सामने नहीं, इसके बाद जो भी कंट्रोल आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आल्ट पी दबाता हूँ, इसके सामने कौन सा कंट्रोल आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट, तो आपके पास ये टेक्स्ट फील्ड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मीन्स आप लिखना शुरू कर सकते हो, उसके ऊपर कर्सर ब्लिंक हो जाएगा, ठीक हो ये बात। तो शॉर्ट कीज आप इस तरह भी दे सकते हो। नॉर्मली शॉर्ट कीज रखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये यूज़र इधर लिखा होता तो नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और एक और वजह इसकी रखनी है, क्या नॉर्मली टेक्स्ट फील्ड्स क्या होती हैं, एम्प्टी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि आप लेबल से पहले ही चीज़ लगा दो, तो लेबल के बाद जो सा भी इंडेक्स कंट्रोल का आता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद आपको इंडेक्सेस भी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है। बल्कि ये फॉर्म का कोड तो असाइनमेंट भी मिला हुआ है, याद है ना, यस असाइनमेंट मिली हुई थी कुछ इसी टाइप की, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड में, गुड हो गया। तो वो तो आपको वैसे ही आता होगा, 80% जल्दी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सी यार तो कंफ्यूज हो गया, बाकी मिली हुई है। अच्छा, ये इस फॉर्म पे मैंने क्या बोला, कितनी ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो वैलिडेट होगा या इनवैलिड होगा। अगर वैलिड होता है तो कौन सा फॉर्म ओपन होगा, कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक हो ये बात। ये जो ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है कौन सा है, मेन्यू बार वैसे आप बोलते हो, सी शार्प में इसका जो नाम है वो मेन्यू स्ट्रिप है। ये हम इसको देखेंगे एक दफा ना कि कैसे आप लोग लगा सकते हो। ये वो कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक नहीं स्टडी किए, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मेन्यू स्ट्रिप आपके पास है, इसमें ये फाइल, ऑप्शंस, अबाउट, ये कैसे आपने लिखा है हम बाद में देखेंगे। ये जो आपके पास एरिया बना हुआ है क्या चीज़ है, ये बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन बटन्स पे कुछ स्टाइल दिया हुआ है, ये कैसे आप दे सकते हो, जस्ट एक बटन का आपको मैं आइडिया दे दूंगा, ठीक है। इवन कि इसमें माउस लेके जाओगे इसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कीज भी लगी हुई हैं इनके, आप लोग ये सारा काम खुद कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा है, ये जो कंप्लीट है, ये सिंपल फॉर्म नहीं है, एक प्रॉपर्टी होती है एमडीआई कंटेनर, इसको मैंने ट्रू किया हुआ है, ठीक हो ये बात। एमडीआई कंटेनर से क्या मुराद हुआ कि ये मल्टीपल फॉर्म्स को अपने अंदर ओपन कर सकता है। इसमें ये एबिलिटी है कि ये एज अ क्या काम करेगा, एक फॉर्म, मेन पेरेंट फॉर्म काम करेगा। इसमें जितने भी मैं ओपन करूंगा, आपके पास कौन से हैं फॉर्म्स, वो इसके अंदर ओपन होंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते वो, ठीक है। उसकी भी रीजंस हैं, वो हम साथ साथ देखेंगे जब कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, मेन्यू स्ट्रिप को हम देखेंगे,
ठीक है, मेन्यू स्ट्रिप कैसे होती है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है एमडीआई कंटेनर, इसको मैंने ट्रू किया हुआ है। क्यों किया है ट्रू? क्योंकि ये जो जितने भी फॉर्म्स ओपन हो रही है ये कहाँ पे ओपन होने हैं, ये जो एम्प्टी एरिया है इसके अंदर ही ओपन होंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो इनको हम देख लेंगे थोड़ा सा। जो फॉर्म्स हम डील करेंगे वो कौन कौन से हैं। इस फॉर्म को देखो, बताओ कोई ऐसा कंट्रोल जो आपने कभी ना देखा हो। परचेज का फॉर्म है, कोई ऐसा कंट्रोल जो आपने कभी ना देखो। अभी तक हमने जो देखे सारे देखे हुए हैं। ठीक है, डेट टाइम पिकर, कम्बो बॉक्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, बटन, डाटा ग्रिड व्यू, नीचे टेक्स्ट फील्ड और बाकी आपके बटन दिए हैं। ठीक हो बात ना, तो सारे कंट्रोल आपने देखे हुए हैं। परचेज पे हो क्या रहा है कोई बताएगा? ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं पहले जाता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद क्या है? आप शॉप पे क्या चीज़ आपने परचेज की, क्या चीज़ आपने सेल की। इज इट पॉसिबल मैं चीज़ परचेज किए बगैर सेल कर दूँ? मेरे शॉप में ये पेन मार्कर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं सेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो स्टॉक मैनेजमेंट में क्या पहला स्टेप आना चाहिए? ऑटोमेटिकली परचेज कि पहले जो ऑनर है वो परचेज तो डाले ना कि मैंने ये चीज़ अपनी शॉप में रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने रख ली परचेज डेट। यूज़र जो चला रहा होगा यूज़र वो क्या बताएगा कि हमने ये चीज़ कब परचेज की। ओके होगी बात। अच्छा, फिर हम यहाँ पे क्या चीज़ बताएंगे इस कम्बो बॉक्स में? आइटम का नाम कि क्या चीज़ हम लोगों ने परचेज की। अगेन इसमें आप डिटेल में जा सकते हो, इसकी कैटेगरी कर सकते हो, किस कंपनी से परचेज करते हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब वो डिटेल्स आप लोगों की है, आप लोगों की मर्जी है। हम लोग इसको बहुत सिंपल रखेंगे। ठीक है, कि जस्ट मैं आइटम का नाम यहाँ पे लिखा करूँगा जो भी आइटम्स है। अच्छा, ये मैंने कम्बो बॉक्स लगाया, कोई बताएगा वजह? और इसके आगे प्लस का बटन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों है मतलब? ठीक है, और बिल्कुल देखो ये जो कम्बो बॉक्स है इसमें तो ऑलरेडी जो आइटम्स हमने परचेज किए हैं वो आएंगे, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम पे सॉफ्टवेयर चलाऊंगा तो कोई आइटम आएगा? नहीं आएगा। जब फर्स्ट टाइम पे सॉफ्टवेयर चला रहा है तो कोई आइटम मैंने परचेज ही नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा? जब मैं इस प्लस का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एक और फॉर्म ओपन होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म पे मैं क्या लिखूंगा? जो भी नया आइटम ऐड करना है वो लिखूंगा और ऐड करूंगा, डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। जितने भी आइटम्स ऐड करने मैं इस तरह आइटम्स को ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या होगा? इस कम्बो बॉक्स के अंदर सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा जितने भी आइटम्स आपने ऐड किए हैं। ठीक है, अब आप गौर करो तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, इस फॉर्म को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? मैं कहीं पे क्वांटिटी बता रहा हूँ, मैं यूनिट प्राइस बता रहा हूँ? नहीं, ये जस्ट फॉर्म क्या करेगा? आइटम को ऐड करेगा, एज अ इसको ऐड करता जाए। ठीक है, किसी टेबल में। सेकंड नंबर पे अब क्या होगा? आइटम्स यहाँ पे आ गए, सपोज करो बहुत सारे आइटम्स आपके पास आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया? कोई भी आइटम को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आइटम 1 था। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए भी या नहीं? होना चाहिए। पहली चीज, अगर आइटम 1 ऑलरेडी डेटाबेस में डला हुआ था तो उसे कोई ना कोई आपने यूनिट प्राइस भी दी होगी, ऐसी बात है ना? आपने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट किया और वो आइटम ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्टेड था, डेटाबेस में ऑलरेडी इंसर्ट हुआ था, तो उसने कोई ना कोई तो आपने यूनिट प्राइस दी होगी, फॉर एग्जांपल 100, तो वो ऑटो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइटम चेंज किया, आइटम 2 पे गया, सपोज करो इसकी कोई वैल्यू डाली हुई थी तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले होनी चाहिए। नहीं आपने पहले आइटम रखा हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बस ठीक है, एम्प्टी, नहीं मसला। ओके होगी बात यहाँ तक? फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी बताओगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 बताया, यूनिट प्राइस बताई 100। ठीक है, और इस बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा? ये जो ऐड का बटन है, डाउन एरो बना हुआ है, मुझे बताओ ये डेटाबेस में सेव होगा या डाटा ग्रिड व्यू में? और ये जो डाटा ग्रिड व्यू लगा हुआ है कनेक्टेड आर्किटेक्चर है डिस्कनेक्टेड? उसको देख के बताओ, डिजाइन से दोबारा देखो डिजाइन, उसके बाद बताओ। ग्रिड व्यू लगा हुआ है, ये कनेक्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा हुआ है या डिस्कनेक्टेड के? डिस्कनेक्टेड। कैसे पता चला? देखो ये ऊपर मैंने क्या बना दिया है? कॉलम्स बना दिए हैं। जब भी ऊपर कॉलम्स बने हुए आते हैं तो इसका मतलब होता है कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, मतलब जो कुछ आएगा वो इधर लोकल रहेगा। ठीक है ना? अगर आप वापस जाओ थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स को रिकॉल करो, तो जब भी मैंने डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर
फॉलो करवाया था, तो मैंने ऊपर क्या किया था, कोई कॉलम नहीं रखा था, वो डाटा सेट के साथ बाइंड हो जाता था। जब डाटा सेट के साथ वो बाइंड होता था तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स के नाम शो होते थे। ऐसे ही हो रहा था ना एग्जांपल्स में। तो इस डिज़ाइन को देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने कनेक्टेड आर्किटेक्चर को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, डिज़ाइन को देखते हुए। दोबारा बता रहा हूँ, डिसकनेक्टेड में आप लोग क्या करते थे, डाटा ग्रिड व्यू का नाम डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू ds डॉट टेबल्स, ऐसे ही करते थे, तो ऑटोमेटिकली रन टाइम के ऊपर यहाँ पे कॉलम्स के नाम शो हो जाते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ऑलरेडी आपके पास आइटम्स के नाम, कॉलम्स के नाम आपके पास ऑलरेडी है। ओके होगी बात यहाँ तक? तो मीन्स कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो यहाँ पे लोकल ऐड होगी। अब लोकल ऐड कैसे होगी, केस नंबर 1 मैंने ऐड का बटन दबाया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, किसी को यहाँ तक कोई शक, ऐसा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आइटम 2 सेलेक्ट किया, 10 सेलेक्ट किया, 100 और ये डाउन एरो क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइटम नेम आइटम 2 आना चाहिए, क्वांटिटी 10, यूनिट प्राइस 100 और टोटल कैसे निकलेगा, यूनिट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। यस, ऐड होगा, नहीं है तो हम इस बटन पे दबाएंगे, इधर से ऐड करेंगे। लाजमी नहीं, देखो अगर मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे ऐड करता हूँ, फर्स्ट टाइम पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम पे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आइटम्स को 10 आइटम्स ऐड कर दिए, तो क्या उनकी कोई प्राइस होगी? नहीं होगी। फर्स्ट टाइम जब मैं ऐड कर लूँगा तब आएगी प्राइस, ठीक है ना? तो वो हम देखेंगे कोड में कि कैसे आप लोग कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, इस बटन के ऊपर और कुछ होना चाहिए कि जो मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ, डाउन एरो बटन पे और कुछ होना चाहिए? यस, होना चाहिए। नीचे नेट टोटल आपको नजर आ रहा है, नेट टोटल कितना आना चाहिए, वो नीचे रेड कलर का बॉक्स है। इस केस में अभी कितना हो गया नेट टोटल? 1000 हो गया। मैं यहाँ पे ऊपर लिखने लगा हूँ सपोज करो ये नेट टोटल मीन्स कि ये वाला टोटल जो आपका हो रहा है, ठीक है। तो नेट टोटल आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, 1000 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, सपोज करो मैंने यहाँ पे आइटम 1 सेलेक्ट किया, कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है, क्वांटिटी 2 दे दी और यूनिट प्राइस 10 दी, डाउन एरो दबाया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे दूसरा आइटम आना चाहिए, मतलब आइटम 1 क्वांटिटी 2 ठीक होगी बात। साथ ही क्या एक और काम होना चाहिए, नेट टोटल भी आपके पास चेंज होना चाहिए, 1020 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1020 तकरीबन, ठीक है, आपके पास ये नेट टोटल आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? इस बटन पे क्या हो रहा है, बात आइडिया हो गया थोड़ा बहुत? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा कोई काम आपको नजर आ रहा हो? अभी डेटाबेस में नहीं सेव हो रहा, मैं सिर्फ इस बटन की बात कर रहा हूँ। क्या चीज? नहीं, वो नहीं, सिर्फ इस बटन पे। इस बटन पे और क्या होना चाहिए? क्या चीज? हाँ, गुड, आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए या आइटम कोई और सिलेक्ट हो जाए, उसके लिहाज से वैल्यूज आ जाए, ठीक है, वो होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ ऐसे लग रहा होना चाहिए? चलो, ये सेम केस लिखा हुआ है, मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें परचेज की, साथ ही मुझे याद आया नहीं मैंने 10 तो नहीं परचेज की थी, मुझे 12 चाहिए थी। हो जाता है ना, सुपर मार्केट में आप जाते हो अक्सर आपको याद आता है नहीं एक और चीज़ भी लेनी है, सेम क्वांटिटी, ठीक है, मतलब सेम आइटम। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ और ऐड का बटन दबाता हूँ तो क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए? क्या ये ऐसे नीचे आइटम 2 दोबारा लिखा हुआ है? गुड, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे अब दोबारा क्लिक करूँ, ये सॉफ्टवेयर चल रहा था, ठीक है, तो आइटम 2 दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बट एवर जो भी था आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आइटम 2 अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? पहली चीज, न्यू रो ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा वो, ये क्वांटिटी उठाएगा, कितनी है क्वांटिटी? 10 है, और न्यू क्वांटिटी कितनी है? 10 + 2 कितनी हो गई? 12। यूनिट प्राइस तो साफ बात है वही होगी, 100 होगी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी चेंज होगी, इधर भी आपके पास वैल्यू चेंज होगी। बात समझ आ गई? तो ये सारा काम आप लोगों ने, हम लोग मतलब देखेंगे इन चीज़ों पर। क्लियर हो गई बात? इस बटन पे नीचे वाला जो बटन है ये क्या कर रहा है? ये सेव कर रहा है डेटाबेस में। अभी तक डेटाबेस में सेव हुए नहीं हुआ। ये जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कहाँ पे सेव करेगा?
डेटाबेस के अंदर, ठीक हो ये बात। वो साथ वाला क्लियर है, ये क्लोज है, और नेट टोटल आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। क्योंकि बात यहाँ तक परचेज फॉर्म में कोई प्रॉब्लम साथ बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ले लेना इसकी प्रेजेंटेशन, तो आइडिया हो जाएगा आपके पास। तकरीबन जो बातें मैंने की हैं वो लिखी हुई हैं, कुछ नहीं भी होंगी वो आप खुद कर लेना, ठीक है। इसमें आपके पास सेल्स का फॉर्म आएगा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जब कोडिंग करेंगे तब देखेंगे। इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट होनी चाहिए, डेटाबेस में से फैच होगी, ठीक है। वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे शो होगी। आइटम का नाम वैसे ही आ रहा है आपके पास, क्वांटिटी दोगे। इस केस में प्राइस लाजमी आया करेगी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपने परचेज की हुई है। कस्टमर का नाम दोगे, ऐड करोगे, सेव कर सकते हो, सारा कुछ हुई है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम क्या आ रहा है, प्रिंट का, ठीक है। हम इसमें प्रिंटिंग भी देखेंगे कि आप लोग प्रिंट किस तरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी तकरीबन वही फॉर्म है, उसी टाइप का। आखिरी फॉर्म रिपोर्ट्स के अलावा जो आखिरी फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का है कि रिमेनिंग स्टॉक, यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आइटम 1, सर्च का बटन दबाओगे, आपको बताया कितने आइटम्स आपने परचेज, ये वाला आइटम कितने परचेज किए थे, कितने सेल हो गए, और बाकी आपके पास कितने होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देगा। चेक बॉक्स लगा हुआ है जी, करने के बाद वो ओके का बटन, जी बिल्कुल, आप इसको पहले चेक करोगे, उसके बाद ओके का बटन, ठीक है। अगर आपने इसको चेक नहीं किया होता तो प्रिंट नहीं होगा, जस्ट वो सेव हो जाएगा। ऑटो चेक होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे, हाँ नहीं, बहुत सारी जगहों पे होता है कि वो आपसे पूछते हैं बिल चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन चलो टैक्स से बचने के लिए, ठीक है ना। अब अक्सर होटल्स में चले जाओ, बड़े वाले बड़े, वो कहते हैं सर्विस चार्जेस 17% है हमारे, पक्का बिल चाहिए तो उस पर कटेंगे आपके, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। आप उसको पक्का कर लो, मतलब टिक कर लो बाय डिफ़ॉल्ट, वो हम लोग कर देते हैं, कोडिंग करते हुए। उसमें कुछ रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं जो बस वो हो जाते हैं, स्किप हो, बस लिखे जाते हैं फिर। कभी किया तो नहीं है ऐसा पक्का बिल कच्चा बिल वाला काम, नहीं किया? वो क्या नाम है, इतनी इनवॉइस होती है उसमें पहले ऑलरेडी प्लस कर दो इतने जी टैक्स, बिल्कुल। वो भी बड़ी गेम्स अब तो हो गई हैं, फाइलर है तो ये होना चाहिए, नॉन फाइलर है तो वो, असूली तौर पे तो ये भी चीज़ इनमें टैकल होनी चाहिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा हो टैक्स पेयर है नहीं है। अच्छा, ये रिमेनिंग स्टॉक हो गया। एक आइडिया आपको देना था, ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, क्या बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है, जितना मैक्सिमम हमारे पास बन गया। और अगर मुझे किसी फाइनल प्रोजेक्ट ऐसा नजर आया, फाइनल प्रोजेक्ट मीन सेमेस्टर प्रोजेक्ट, तो उसको तो सीधा 0 नंबर है, ये तो मैं करवा रहा हूँ ना काम, ठीक है ना। तो इससे मिलता है कैसे स्टॉक वाला हो जाए, लेकिन उसमें आप क्रेडिट और वो डाल दो, कैश सेल, ओके है, मैं मान लूंगा उसको, वो भी काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम होना चाहिए साथ। और साफ सी बात है, इतने जीनियस तो हो नहीं कि दो बंदों का एक जैसा प्रोजेक्ट हो जाए, आई मीन सेम GUI बन जाए, सेम फंक्शनैलिटी बन जाए, या हो सकते हो, ये भी बात है, ये भी है बिल्कुल। केस स्टडी थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। मुझे बताओ कि पहला टेबल कौन सा बनाया हमने फ्लो के लिहाज से? कुछ याद? यस, पहला आपके पास पासवर्ड का बनना चाहिए। GUI आपको एक बार दिखा देता हूँ। सपोज करें ये वाला है, ठीक है। पहला फॉर्म हमने डिसाइड ही किया था कि आपके पास पहला फॉर्म ये ओपन है। साबित है यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से चेक हो रहा है? डेटाबेस में से। तो आपके पास एक टेबल बनना चाहिए लॉगिन इन्फो का, जिसमें फिलहाल ये दो चीज़ें आप लोग सिर्फ रखोगे, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, पहला टेबल जो है
पहला टेबल कौन सा बनाया मैंने, लॉगिन इन्फो, ठीक है, लॉगिन इन्फो नाम दिया है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम को क्या होना चाहिए, प्राइमरी की बना लो, नहीं बनाते तो ठीक है, वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने दोनों की टाइप रखी है एन वार चार। ये जो 50 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स आ सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आपने अगर कोई रूल्स रखे हुए हैं, कोई एजम्पशन रखे हुए हैं कि यूजर नेम जस्ट 8 कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसको 8 कर देना लाजमी, नहीं तो एक्स्ट्रा मेमोरी ये लेता रहेगा, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स की। पासवर्ड पे आपने कोई चेक्स लगाए हुए हैं कि 18 से लेके 25 कैरेक्टर हो सकते हैं, तो जस्ट आप मैक्सिमम यहाँ पे 25 लिख दोगे, ठीक है ना। तो रियल टाइम में ये काम करते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। साफ सी बात, अगर 25 मैक्सिमम कैरेक्टर्स आ सकते हैं तो आप बाकी 25 को क्या कह रहे हो, खाम खा एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहे हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रा खुद देख लेना। सेकेंड कौन सा टेबल होना चाहिए, किसका कोई टेबल बनेगा, ये जो बना हुआ है फॉर्म, ठीक हो गया, ये जस्ट डिज़ाइन है। यहाँ पे होगा टेबल की रिक्वायरमेंट है, यस है। कितने टेबल इस फॉर्म को देखते हुए, 1 और 2, ठीक है। पहला कौन सा बनना चाहिए, एग्जैक्टली ये जो हमने इस बटन की बात की थी, ये जो प्लस बटन है, इस प्लस बटन पे क्या हो रहा था, फॉर्म ओपन हो रहा था जिसमें आप आइटम्स को ऐड करवा रहे थे। तो एक टेबल बनना चाहिए जो जस्ट क्या ले, आइटम का नाम ले, ठीक है। असूली तौर पे तो आइटम का नाम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई आइटम का कोड होना चाहिए ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ईज करने के लिए, आसानी करने के लिए, तो मैं जस्ट क्या बोल रहा हूँ, आइटम नेम इज प्राइमरी की। आइटम का नाम जो होगा वो बजाते खुद ही प्राइमरी की होगा, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ। अगेन असल में कोई ना कोई कोड उसके बैकएंड पे चल रहा है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं आइटम्स के जनरल इन्फॉर्मेशन, आइटम्स के नेम रख लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एक और टेबल बनाते हैं, कि मैंने एक टेबल बना लिया, आइटम जर्नल इन्फो जी इन्फो, ठीक होगी बात। और इसमें सिर्फ एक मैंने कॉलम रखा है, कौन सा, आइटम नेम्स। आइटम नेम होना चाहिए, आइटम नेम रखे और एनवार 4 रखती है, ठीक है, एक ही जस्ट कॉलम है। और इसी को मैं क्या कंसीडर करवा रहा हूँ, प्राइमरी की। वैसे सूरी तौर पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आइटम का कोड आना चाहिए जो इंटीजर हो, जो या जो भी आपने रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो कोड एक आपके पास होना चाहिए जो प्राइमरी की हो। लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और अगर क्यूरी मुश्किल हो जाएंगी तो सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइटम नेम हम लोगों ने कॉलम का नाम रख लिया। अच्छा, इसी फॉर्म को देखो और मुझे बताओ कुछ कोई और टेबल रिक्वायर्ड है। अभी मैंने ये प्लस बटन का काम किया, इसके अलावा कोई एग्जैक्टली एक परचेज का टेबल होना चाहिए। कौन सा कॉलम्स हो परचेज टेबल में, इसी जीयूआई को देखते हुए बताओ, ठीक है। और चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। डेट होनी चाहिए कि नहीं, किस डेट को परचेज कर रहे हो, यस होनी चाहिए। आइटम कौन सा आइटम परचेज कर रहे हो, साफ सी बात है तो होनी चाहिए ना। क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिट प्राइस यस होनी चाहिए। ये टोटल होना चाहिए, रो का टोटल होना चाहिए। कौन कहते हैं होना चाहिए, ये टोटल जो लिखा हुआ है मतलब ये 2 मल्टीप्लाई होके आता है। और कौन कह रहा है, डेटाबेस में होना चाहिए, एक हो गया वोट। डेटाबेस की बात कर, नहीं डेटाबेस की, फिलहाल हम डेटाबेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसको आपने रखना भी नहीं है, क्यों नहीं रखना, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस कर सकते हो ना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये काम भी नहीं करना, ठीक है। ये जो नेट टोटल है नीचे, क्या ये डेटाबेस में रखने की जरूरत है, नहीं है अगेन जरूरत, ठीक होगी बात ना। तो जस्ट आप लोगों के क्या क्या रिक्वायर्ड है, डेट, आइटम का नाम, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। तो जस्ट आप इतने कॉलम्स रख लो फिलहाल, मोर देन इनफ है, ठीक है। ज़्यादा समझ आ रही हो तो बताते जाना, मुश्किल कर लेंगे। कहाँ पे, वहाँ पे आईडी स्टोर करोगे, यहाँ पे मतलब, ठीक है, इस परचेज टेबल में, ठीक है ना। उसके लिए वो इसलिए कैसा है, थोड़ा सा वो जॉइंस लगाने पड़ेंगे आपको, सिंपल कर रहा हूँ फिलहाल।
यहाँ पे हम आइटम नेम को फॉरन की लाएंगे। कौन पूछ रहे? जी जी हाँ, यहाँ पे हम आइटम नेम को, लेकिन अगेन पता है कि आइटम नेम देखो कितने मैंने कैरेक्टर्स रखे हुए थे, 50 वैसे कम रखे हैं, कुछ पता नहीं होता आइटम का नाम कितना बड़ा हो जाए। ठीक है, मेडिसिन की बात करो तो कभी मेडिसिन से काफ़ी बड़े नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 50 के ऊपर जब मैं सर्च परफॉर्म करूँगा आसान है, या मैं कोड कितना मैक्सिमम होगा, 4 कैरेक्टर्स पे होगा कोड, मैक्सिमम 4 पे होगा, मतलब 9999 इज़ मोर देन इनफ। ये बहुत डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं आपके, ठीक है, तो वो साथ सर्चिंग आसान हो जाती है, ठीक है, इस वजह से कहते हैं कोड रखना चाहिए। हमने ये बात की थी परचेज डेट होनी चाहिए, इसकी टाइम क्या रखी है, डेट टाइम, ठीक है, ये बात में डेट और टाइम स्टोर करना है। आइटम का नाम एनवार 4 है, क्वांटिटी आपके पास नंबर है, ठीक है, और नंबर के आगे 18,0 लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ, क्वांटिटी की जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक है और मैंने लिखा हुआ 18,0, नहीं इसका बताओ 18,0 का नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ये टाइप मैंने रखी हुई है डेटाबेस। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ आसान समझाने के लिए, तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं न्यूमेरिक के, 99, ठीक है, 2 मतलब 2 डेसिमल, 2 आपके पास पॉइंट्स चलेगा, तो मैक्सिमम 2 में 99 ही आ सकते हैं, ठीक हो ये बात ना। और कॉमा जीरो से क्या मुराद है, डेसिमल, तो इसमें आगे डेसिमल कितने आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं 99 लिखूंगा तो वो ये वैल्यू कंसिडर होगा 99.0, मींस पॉइंट के बाद एक डेसिमल आ सकते हैं, कर दिया तो यहाँ पे 2 डेसिमल्स या मैक्सिमम 99, ठीक होगी बात ना। तो ये चीज़ आपके पास होती है, लॉजिक समझ आ गई। तो मैंने क्वांटिटी में 0 रखा है, तो बताएगा क्यों क्वांटिटी में इस चीज़ को मैंने, गुड, पॉइंट्स में नहीं हो सकती, ऐसा कभी हो सकती है लेकिन चलो जनरल केसेस में नहीं होती, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कहते कि मैंने 1.5 क्वांटिटी चीज़ मुझे पकड़ा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता जनरल केसेस में, ठीक है। अच्छा यूनिट प्राइस, इसमें मैंने क्या किया 18,2, 18 अगेन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी इतनी नहीं होती है हमारे पास, कम कर देना, और मैंने यूनिट प्राइस जो रखी है 18,2 रखी है। तो यूनिट प्राइस नॉर्मली हम लोग 2 डेसिमल तक चलाते हैं, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। तो बाहर मुल्क का अलग होता है, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसका नाम मैंने परचेज रख दिया, ओके होगी बात यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेबल्स बनने, अभी तक हमारा काम यहाँ तक क्या है, तो मैं यहीं पे टेबल्स बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। मैंने एक यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, एडमिन और एडमिन। अच्छा ये फॉर्म आपके पास ऑलरेडी कुछ फॉर्म बना दिए थे मैंने, ठीक है। पहला फॉर्म आपके पास ये जो कंट्रोल है, ये कौन सा कंट्रोल है जो सिलेक्ट किया है, पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स को जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एक आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, और उसमें आप पिक्चर को लगा सकते हो। ये आपके पास पिक्चर बॉक्स है, इसको जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इस टाइप का बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें आपने पिक्चर लगानी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, बैकग्राउंड इमेज। ये आपके पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की, आपसे पूछा है कौन सी इमेज लेके आनी है, या तो आप लोकल रिसोर्स कर लो। लोकल रिसोर्स का क्या मतलब है, आपके सिस्टम पे करंट कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने नॉर्मली लोकल रिसोर्स यूज़ नहीं करना होता, आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करवाते, इम्पोर्ट करवाते हो चीज़ को, ठीक है ना। या तो यहाँ से पिक्चर्स को आप यूटिलाइज कर लो, या यहाँ पे आप किस बटन पे क्लिक करो, इंपोर्ट बटन पे, अगर आपके पास पिक्चर नहीं आ रही लिस्ट में, ठीक है। आपके पास पिक्चर बॉक्स ये ओपन हो जाएगा, इसमें जहाँ पे भी आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है उस पिक्चर को सिलेक्ट करो, ओके का बटन दबा दो, ठीक है ना, नीचे ओके है, ओपन। तो वो जो आपने पिक्चर सेलेक्ट की है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसमें डिफरेंट कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करवाई हुई हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ, मैंने ये बनाया ऑफिस में बैठ के, मैं यहाँ पे लाया तो ये पिक्चर्स भी साथ मेरे पास आ गई, ठीक है। वही बात ना, अगर मैं ये चीज़ रखता यहाँ पे लोकल रिसोर्स, तो क्या होना था, वो मेरे उस सिस्टम के लिए थी, ठीक है ना। इस जगह पे वो है ही नहीं पिक्चर्स पड़ी हुई, तो आपके पास प्रॉब्लम्स आते। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि सिस्टम से उठा के अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्स इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ अगर पिक्चर्स आ रही हैं
सपोज करो ये वाली पिक्चर हमने डिस्प्ले करवानी है, मैंने इसको ओके किया। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी थी असल में, ठीक है ना। अब देखो आपको इस बॉक्स में नज़र नहीं आ रही, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करोगे? बैकग्राउंड इमेज लेआउट, ठीक है, इसको स्ट्रेच करोगे, वो देखो आपके पास अब कंप्लीट पिक्चर शो हो गई है, ठीक है। वो आप जो भी इसको साइज करे उसके मुताबिक रीसाइज परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये पिक्चर बॉक्स का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। बाकी मतलब आप इतना कंट्रोल के साथ प्ले भी कर चुके हो, थोड़ा बहुत आप खुद ही करते रहोगे। तो सेम केसेस ये बटन्स हैं, बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी खत्म कर दी मैंने और इनके साथ बैकग्राउंड इमेजेस को एसोसिएट कर दिया, ठीक है। बात सेम जैसे यहाँ पे किया था। इस डिज़ाइन में और ऐसा कुछ नहीं है खास। कोडिंग शुरू करते हैं। एग्जिट बटन, इस पे क्या होना चाहिए? एग्जिट डॉट एप्लीकेशन, इस पे क्या होना चाहिए? दोनों टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर होनी चाहिए। नहीं है, मैनुअल करोगे। jQuery में इसमें अपना बनाना पड़ता है। इस फॉर्म के ऊपर ट्राइवर्सिंग लगाओगे, 1 बाय 1 कंट्रोल गेट होगा, तो उस कंट्रोल की टाइप देखोगे। अभी तो छोटे कंट्रोल्स हैं, आगे आपने डाटा ग्रिड व्यू लगाया हुआ है, उसको क्लियर करने का और वे है, कंबो बॉक्स को क्लियर करने का और वे, फिर वो चेक्स लगाओगे। मतलब वो एक मैनुअल आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी। एक दफ़ा बना लो, मेहनत कर तो हर प्रोजेक्ट में चल जाएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 2 बटन्स की मैंने कोड कर लिया, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने एक बात की थी, हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कितने लेयर्स में होगा, कहीं पे बात की थी ना, ये लिखा हुआ है। तो व्हाट इज 3 लेयर आर्किटेक्चर, कोई बताएगा? फ्रंट एंड पे जो काम होगा वो गुड, इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। डेटाबेस में और तरीके से सेव होगा। और तीसरा कौन सा आ गया? प्रोग्रामर का जो कंसेप्ट होगा वो उसको जो ट्राइवर्स करेगा सामने बैक एंड पे रखेगा, ठीक है। सेव करेगा वो। और कोई 3 लेयर बताना चाहे? जो प्रैक्टिकली अप्रोच ये चल रही है, ठीक है। इसको एन लेयर भी बोल सकते हो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी भी आप बनाना चाहो, ठीक है। तो जो 3 लेयर का कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है वो बताने लगा हूँ। सबसे पहला जो है, इसमें कौन सी लेयर का क्या मतलब है? जस्ट आप कह सकते हो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। 3 प्रोजेक्ट्स, आपने अपना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको कितने रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट्स हैं? 3 प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो पहला प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का रिक्वायर्ड है? जो पहला प्रोजेक्ट आप बनाओगे 3 लेयर आर्किटेक्चर में वो कौन सा होगा? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, अभी तक हम जो बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। या इसको आप क्या बोल सकते हो? या आप इसको बोल सकते हो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, या आप बोल सकते हो लेआउट्स बनाते हो, या आप कह सकते हो आप डिज़ाइन बनाते हो, ठीक हो ये बात। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट होता है, और इसमें आप कोड कौन कौन सा लिखते हो वो बताने लगा हूँ, ठीक है। जो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, 3 लेयर आर्किटेक्चर में जो पहला प्रोजेक्ट बनाना है वो कौन सा है? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, जैसे आप लोग सिंपल बनाते हो, ठीक होगी बात। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन से मुराद क्या है? इसमें आप लेआउट का कोड लिखा करोगे, डिजाइनिंग का कोड लिखोगे, इस टाइप के सारे कोड्स आप इसमें लिखोगे। बता दिए साथ वैलिडेशन का कोड। वैलिडेशन से क्या मुराद है? वैलिडेशन से कोई बताएगा मतलब?
ठीक हो बात। वैलिडेशन आप क्या बोलते हो, आपसे नाम मांगा गया है। अच्छा, बात हो रही थी वैलिडेशन की। वैलिडेशन से क्या मुराद है कि आप लोगों ने नाम आपसे मांगा गया, तो नाम में क्या होना चाहिए? क्या ABC 1 2 3 आ सकते हैं न्यूमेरिक? नहीं आ सकते, ठीक हो ना, जेम्स बॉन्ड के अलावा उसमें आ सकते हैं। किसने ऐसा कोई निक नेम रखा हो 007 या कुछ और, ठीक है। वैसे जनरल केसेस में आपके पास वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होती, मतलब ठीक है, जस्ट अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। चेक्स क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग, इससे क्या मुराद है? आप डाटा फाइल में राइट कर रहे हैं, देयर इज़ अ चांस कि वो फाइल डिलीट हुई हो, ठीक है ना। डिफरेंट आपके पास एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी थी तो तब हमने इसको थोड़ा सा देखा था। तो आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नॉर्मली किस एरिया में करनी होती है? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में। और नॉर्मल फॉर्म कोडिंग जो होती है, मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अजीब है, मतलब ये क्लियर कंट्रोल्स हो गए, कंट्रोल्स को क्लियर करवाना, एग्जिट करवाना, क्लोज, मतलब इसमें कोई लॉजिक है? नहीं है, ये कोई लॉजिकल कोड नहीं है, जस्ट आपने एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, कोई लॉजिक नहीं है इसमें बनती, ठीक है ना। तो मीन्स के इस टाइप के कोड जो होते हैं बिल्कुल सिंपल से, जो फॉर्म से रिलेटेड होते हैं या बिल्कुल जनरल होते हैं, ठीक है। तो इन कोड्स को आप लोग कहाँ पे लिखते हो? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में। तो पहला प्रोजेक्ट तो आप लोग ये बनाओगे जो हमने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। आपको एक बार दिखा देता हूँ बनाया या नहीं बनाया हमने। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो? फाइल में जाते हो, न्यू में जाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम रख दिया उस टाइम पे केस स्टडी। क्लियर होगी बात? इसमें बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म बना हुआ आ जाता है, फॉर्म 1, ठीक। इसके बाद ये जो मैंने और बहुत सारे फॉर्म्स बनाए, आप लोग बना सकते हो, कुछ ना कुछ आइडिया होगा आपको। ये जो केस स्टडी आपको प्रोजेक्ट का नाम है, इस पर राइट क्लिक करोगे, ऐड पे जाओगे, विंडोज़ फॉर्म पे जाओगे, ठीक है, या न्यू आइटम्स पे चले जाओ, एक ही बात है। आपसे आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा, C# को लाजमी सेलेक्ट करना, ठीक हुई बात। क्योंकि जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है ये आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, मतलब एक फॉर्म VB में बना हुआ हो, एक फॉर्म आपका C# में बना हो, ओके है, बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे C# को सिलेक्ट करोगे, विंडोज़ फॉर्म, जो भी फॉर्म का नाम नीचे देना चाहते हो उसको ओके कर दोगे। बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है फॉर्म 2, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया आपके पास? एक फॉर्म 2 आ गया, ठीक हो बात ना। और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आम जैसे आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, अपने केस स्टडी या अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स को ऐड कर सकते हो। साफ सी बात, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक से ज़्यादा फॉर्म्स बनेंगे आपके, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि एक ही फॉर्म के ऊपर सारा काम आप लोग कर लो। इसमें आप डिज़ाइनिंग शुरू कर दो, नेम प्रॉपर्टीज सेट करो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट साइज वगैरह, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वापस आता हूँ, 3 लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है। इसमें ये नहीं कि अभी कोडिंग मैंने कुछ भी नहीं की, क्योंकि आप लोगों ने वो देखनी है कोडिंग, तो हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसका लेआउट, डिज़ाइन सारा कुछ बना लिया। सेकेंड आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्ट या लेयर?
जो सेकंड आपके पास प्रोजेक्ट बनेगा, आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो सेकंड होगा बेसिकली उसकी टाइप क्या होगी? क्लास लाइब्रेरी। फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो किस टाइप का था? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। उसमें हमने 5, 10, 15 फॉर्म जितने भी बनते थे वो हमने बना दिए, ठीक है। वो सारे किस टाइप के थे? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन टाइप के थे, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? एक और प्रोजेक्ट ऐड करोगे जो किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा? क्लास लाइब्रेरी टाइप का, ठीक है ना। इनमें कंफ्यूज मत होना। ये आपके पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, इसकी जो आउटपुट आती है वो क्या होती है? जब भी आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाते हो इसकी हमेशा आउटपुट, ठीक है ना, जो आपका बिन के फोल्डर में बनती है वो कौन सी होती है? एक्सटेंशन के एग्जीक्यूटेबल होती है, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी की आउटपुट हमेशा क्या होती है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी DLL फाइल्स होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो क्लास लाइब्रेरी है बजाते खुद एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। DLL फाइल कभी देखे बजाते खुद एग्जीक्यूट हो जाए विंडोज़ में? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, DLL फाइल बजाते खुद एग्जीक्यूट नहीं होती। विंडोज़ में सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एग्जीक्यूट होती है, या कोई बैच फाइल्स हो गई, VBA फाइल्स हो गई स्क्रिप्टिंग की, ठीक है, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो DLL फाइल कभी भी आपकी बजाते खुद एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे किस टाइप का होगा? क्लास लाइब्रेरी टाइप का, मतलब उसके एंड पे DLL फाइल बन जाएगी, ठीक है। प्लस उसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ? बिज लेयर या बिजनेस लेयर, कुछ भी आप दे दो, ठीक है ना। तो इसमें जितनी भी बिजनेस की लॉजिक्स होंगी वो सारी कहाँ पे आएंगी? इस लोकेशन पे आएंगी। बिजनेस लॉजिक्स में क्या क्या आ सकता है बताइएगा? कुछ इस टाइप कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर बना रहे थे, कैलकुलेटर में क्या हो रहा है? आप यूजर से इनपुट लेते हो, ठीक है ना, वैल्यू 1 वैल्यू 2, उसको आप कैलकुलेट करके आंसर देते हो। तो वो कोड आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, कहाँ पे लिखा करोगे? क्योंकि वो आपकी मेन लॉजिक है। कैलकुलेटर में क्या मेन लॉजिक्स हैं? एग्जिट की लॉजिक है मेन? नहीं। क्लियर टेक्स्ट करना? नहीं। ऐड करना? यस। कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना एक कैलकुलेशन है, ठीक हो ये बात ना। तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, वो कहाँ पे लिखोगे? कैलकुलेशन या कोई मेन लॉजिक जो है बिजनेस की, बिजनेस मीन्स आपके सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उस फॉर्म की। तो वो आप कोड यहाँ पे लिखोगे। कैसे लिखोगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन टाइप क्यूरीज लिखना वो सारे किस एरिया में आते हैं? बिजनेस लेयर में। अगेन मैं कौन सा आर्किटेक्चर बता रहा हूँ? 3 लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। इसके ये रूल्स आप फॉलो करना लाजमी होते हैं, रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो आपके पास 3 लेयर में जो सेकंड प्रोजेक्ट होता है वो क्लास लाइब्रेरी होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बिजनेस लेयर बोलेंगे, और इसके अंदर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस या क्यूरीज या कोई मेन लॉजिक्स को लिखा करेंगे, ठीक है। क्लासेस वगैरह में लिखा जाता है, वो बाद में देखते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा? बिल्कुल तीसरा प्रोजेक्ट किस टाइप का है? टाइप पूछ रहा हूँ। टाइप क्लास लाइब्रेरी, अगेन DLL बनेगी, ठीक है ना। ये क्लास लाइब्रेरी लिखा हुआ है। लेकिन आपके पास जो लेयर थी वो भी क्लास लाइब्रेरी टाइप की थी, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया डेटा एक्सेस लेयर, डेटाबेस दे दो, वट एवर जो भी नाम देना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने DLL दे दिया डेटा एक्सेस लेयर, ठीक होगी बात। नाम से जाहिर हो रहा है डेटा एक्सेस लेयर में क्या होगा? डेटाबेस कनेक्टिविटी रिलेटेड सारा कोड आपका कहाँ पे आया करेगा? डेटाबेस DL के अंदर डेटा एक्सेस लेयर में। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन ये आना चाहिए सर क्यूरीज भी तो डेटाबेस से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज? एग्जैक्टली क्यूरी आपकी एक तो लॉजिक होती है, चलो हम सिर्फ ये बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड में सिर्फ आप लोग क्या चीज लिख सकते हो? कनेक्शन ओपन करना, ठीक है ना, मतलब ब्रिज उसका कनेक्शन को ओपन करना। लोगों ने डिसकनेक्टेड को यूज करना है, फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, या आप लोगों ने कनेक्टेड को यूज करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट्स परफॉर्म करना, डाटा को रिट्रीव करना, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं किसके साथ? डेटाबेस के साथ। तो वो सारे काम आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो आप कह सकते हो आसान अल्फाज कनेक्शन ओपन क्लोज,
ठीक है, बात डाटा सेट में आना चाहिए डाटा या एसक्यूएल डाटा रीडर में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिखते हो, उसका कोड यहाँ पे सारा लिखते हो। ठीक है, अगर बहुत पास में तो आप क्या कह सकते हो, हमारा डेटाबेस कौन सा है, कौन सा, आपके पास एसक्यूएल का डेटाबेस है ना, हमने शुरू में क्या किया था, सपोज किया था। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा कोड आएगा, बेस के जरिए आता है हमारे पास। ठीक है, बात है, मतलब सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, कौन कौन सी क्लासेस मिलती हैं, एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास मिलती है, एसक्यूएल कमांड बिल्डर की मिलती है, सिंपल डाटा तक रख दो तो डाटा सेट मिल जाते हैं आपको, एसक्यूएल डाटा रीडर मिलता है, एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर, एसक्यूएल कमांड बिल्डर, सारा कहाँ पे मिल रहा होता है, इस नेम स्पेस में। इस नेम स्पेस को आप क्या कर दो, कमेंट कर दो तो ये सारा कुछ एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो वो उस इससे रिलेटेड कोड आप लोग यहाँ पे सारा लिखते हो। ठीक है बात, तो हम लोग ये जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे इन 3 लेयर्स के अंदर बनाएंगे। कितनी लेयर्स बन चुकी हैं अभी तक अभी तक कितनी बन चुकी हैं, ओरिजिनल एक बनी है सिर्फ ये वाली। ठीक है ना, और इसमें सिर्फ अभी डिज़ाइन और लेआउट हमने डिसाइड किया। ठीक होगी बात ना, कुछ टाइम बाद भी हम कोडिंग की तरफ आएंगे, बिजनेस लेयर भी बनाएंगे और हम लोग डाटा एक्सेस लेयर भी बनाएंगे। क्लियर होगी बात। एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, थ्री लेयर आर्किटेक्चर आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता है, वो क्या होता है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में किसका रेफरेंस आया करेगा, बिजनेस लेयर का। ठीक है ना, आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में हमेशा रेफरेंस जो आया करेगा वो किसका आया करेगा, बिजनेस लेयर का। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस फॉर्म के ऊपर डायरेक्ट आप लोग डाटा एक्सेस लेयर अप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कभी कोडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। और बिजनेस लेयर किसके साथ कनेक्ट हुआ करेगी, ये 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो बिजनेस लेयर हमेशा कनेक्ट हुआ करेगी डाटा एक्सेस लेयर के साथ। तो आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये जो विंडोज एप्लीकेशन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, बिजनेस लेयर पे। अगर बिजनेस लेयर नहीं लिखी हुई तो उसका फायदा ही नहीं है। ठीक है, और बिजनेस लेयर क्योंकि इसमें क्यूरीज वगैरह बन रही है, क्यूरीज का कुछ आंसर भी आएगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डाटा एक्सेस लेयर के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं कि आपकी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डायरेक्टली डाटा एक्सेस लेयर को हिट कर रही है। क्या नुकसान होगा अगर ऐसा हो जाए, क्यूरीज बीच में स्किप हो रही है, समझ रहे हो ना, तो क्यूरी के बगैर डाटाबेस नहीं है बजाते खुद। ठीक है, तो ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटर डिपेंड कर रही होती हैं। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डिपेंड कर रही है बिज लेयर को, बिज लेयर डिपेंड कर रही है डाटा एक्सेस लेयर को, और डाटा एक्सेस लेयर बेसिकली स्टैंड अलोन है। ठीक होगी बात, यहाँ तो बात समझ आ गई। तो इनमें स्टैंड अलोन कौन सा है आपका प्रोजेक्ट जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, जिसको मैं DL बोल रहा हूँ। तो कोडिंग भी आप जो शुरू करते हो वो किधर से करते हो, जहाँ पे जीरो डिपेंडेंसीज हो, जो किसी और के चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करो। कोड लिखते हुए हमेशा आप लोग कहाँ पे आया करोगे, डाटा एक्सेस लेयर पे आओगे। क्यों आओगे, आपको बता दिया, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर दूँ, ठीक है, मुझे क्या, मैंने यहाँ पे सपोज करो कोड करना था लॉगिन का वैलिडेट करवाना था, ऐसे ही है ना। तो अगर मैंने डेल लिखी हुई नहीं है तो मैं क्या फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कोड लिखा, तो मुझे क्या पता कौन सा DB कनेक्टिविटी का फंक्शन कॉल होना है। ठीक है ना, कनेक्टेड कॉल होना है, डिसकनेक्टेड होना है, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, तो आप लोग कोड जो लिखना शुरू करोगे वो हमेशा डाटा एक्सेस लेयर से लिखो। कोड लिखने की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन तो बना लोगे, डिज़ाइन हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। अब जब कोडिंग की बात आएगी तो मैं बिज लेयर को भी और किसको ऐड करवा दूंगा, डाटा एक्सेस लेयर को भी। 2 क्लास लाइब्रेरीज और कोडिंग डाटा एक्सेस लेयर से। ठीक हुई बात। तो कोडिंग की तरफ थोड़ा सा आते हैं, वो देख लेते हैं। आप लोगों के कितने प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, जस्ट एक हुआ हुआ है जिसका नाम है केस स्टडी SMS स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें सारे फॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा ऐड करना है, एग्जैक्टली बिज लेयर। किस टाइप का होना चाहिए, क्लास लाइब्रेरी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो सोल्यूशन का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग अभी हम कहाँ पे राइट क्लिक कर रहे थे फॉर्म ऐड करने के लिए,
ये जो आपके पास ये केस स्टडी लिखा हुआ था, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का नाम था, अब ऐसा नहीं करना, इसके ऊपर लिखा हुआ है सोल्यूशन नेम, आप सोल्यूशन नेम के ऊपर राइट क्लिक परफॉर्म करोगे। अगर आप स्टूडियो यूज़ कर रहे हो 2012 से कम, ठीक है, 2010 यूज़ कर रहे हो विजुअल स्टूडियो या 2008, तो उसमें सोल्यूशन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। तो वो भी तरीका बता देता हूँ, पहले इस तरह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन नेम के ऊपर राइट क्लिक करोगे, अगेन बता रहा हूँ, सोल्यूशन नेम के ऊपर ये लिखा हुआ है, करोगे न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे, किस टाइप का प्रोजेक्ट ऐड करना है, क्लास लाइब्रेरी सर्च करो, कहीं पे नजर आ रहा है, यस ये लिखा हुआ है, आप क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे नाम क्या दोगे, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन हमने क्या सपोज किया, हम क्या देंगे, बिज लेयर, ठीक है। नाम अगेन कुछ कोई भी दे सकते हो आप लोग, तो मैंने यहाँ पे बिज लेयर नाम दे दिया। अगेन क्लास लाइब्रेरी को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको बता भी रहा है किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएगा, DLL फाइल टाइप का, साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। नहीं, बिज लेयर के अंदर क्लासेस बनाओगे एक से ज़्यादा, क्लासेस बनाओगे, बिज लेयर के अंदर क्लासेस बनाते जाओगे, क्लासेस अलग करती जाएंगी ना, वेरी वो मतलब बाइफरकेट करती जाएंगी, नहीं है मसला। लेकिन अगेन वो 3 लेयर नहीं रहेगा, 3 लेयर मीन्स बस 3 प्रोजेक्ट्स, एक एक्जी 2 DLL फाइल्स, इससे ज़्यादा कोई फाइल नहीं, ठीक है। वो मतलब n लेयर्स उसको बोल लो, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब नोट करो, अगर आप यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स बन गए हैं एक सोल्यूशन में, 2 बन गए हैं। ये जो केस स्टडी SMS लिखा हुआ है, ये फर्स्ट आपके पास है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, इसको क्लिक करो तो इसमें सारे फॉर्म्स आपको नजर आ जाएंगे। ये जो ऊपर बना बिज लेयर के नाम से, ये प्रोजेक्ट क्या है, किस टाइप के, सबसे पहली चीज़ DLL टाइप, क्लास लाइब्रेरी टाइप के, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक क्लास बनी हुई है क्लास 1 के नाम से, डिलीट कर दो इसको, क्योंकि हम अपनी क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। मैंने जस्ट डेल दबाया, उसने मुझसे कंफर्मेशन ली, परमानेंट डिलीट करना है, ओके ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, बिज लेयर में जो क्लास बनी है उसको आप डिलीट करोगे, पता चला बिज लेयर को डिलीट कर दिया, फायदा क्या हुआ बनाने का, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। कंट्रोल S कर लो, बिल्ड करते रहा करो साथ साथ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या बनेगा, बनेगा या नहीं, यस बनेगा, डाटा एक्सेस लेयर बनेगा, ठीक है। अगेन सोल्यूशन नेम के ऊपर या तो राइट क्लिक करो, अगर आप स्टूडियो कोई पुराना यूज कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, फाइल में आओगे, ऐड में आओगे, कहीं पे भी क्लिक हुआ हुआ डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो फाइल में आओगे, ऐड में आओगे, न्यू प्रोजेक्ट में। अगर आप अगेन बता 2012 से कोई पुराना यूज कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट में आओगे, कौन सा टाइप, वही फॉर्म ओपन हो गया, क्लास लाइब्रेरी, क्या नाम देना है, मैं फिलहाल डाटा एक्सेस लेयर दे रहा हूँ, अगेन कोई भी नाम दे सकते हो, ओके करोगे। बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, एक क्लास बन गई है, इसको डल कर दो, क्योंकि हम लोग अपनी क्लासेस बनाएंगे डिटेल में। तो कितने आपके पास टोटल प्रोजेक्ट्स बन गए, तो ये हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया 3 लेयर आर्किटेक्चर को अभी तक, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वन है आपके पास, ये कौन सा है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, बिजनेस आपके पास, और डाटा एक्सेस लेयर। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ब्रेक करनी है या आप कंटिन्यू करें, वोट कर ले, क्या कहते हो आप लोग, खुद ही बता दो, खुद ही एक ही डिसाइड कर लो। CR, चलो CR बताओ। CR कहेगा मैं तो सो रहा हूँ, खैर है सर जो मर्जी करे, क्यों CR क्या कहते हो, ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। चलो 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं।